देखो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ मॉडर्न इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, इसमें देखो कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होती है, 7 तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक एक को समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को उनकी थ्योरी भी दूंगा लिख लिख के। ठीक है, तो थ्योरी लिखने पे अपन पूरा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, मैं वीडियो को पॉज करूंगा या फिर बीच वाला लिखने वाला पार्ट कट कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपकी वीडियो का टाइम बर्बाद ना हो। ऑलराइट दोस्तों, मैं हूं पलाश और शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहाँ पर? शुरू एकेडमी पर। ठीक है, चलिए भैया शुरू करते हैं। तो पहला है लैक ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन अमंग कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो मैं एक एक का नाम सबसे पहले लिख देता हूँ, है ना, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, ऑलराइट, तो ये 7 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला है लैक ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन अमंग कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि अपन जैसे जो कंस्टिट्यूएंट होता है ना, ऑपरेशनल डिसिप्लिन जो होता है उसका लैक हो जाता है। यानी कि ऑपरेशनल डिसिप्लिन जब कम हो जाता है। डिसिप्लिन क्या होता है भैया? सही तरीके से काम करना, है ना, क्या तरीके से काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, रेगुलेशन कैसे हो रही है, लोग आपस में देख देख के कर रहे हैं कि नहीं, तो वो सब डिसिप्लिन में आ जाता है। तो लैक ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन का मतलब अपन को पता है। ऑपरेशनल डिसिप्लिन यानी कि जैसे जैसे काम हो रहा है, काम होने के तरीका। ठीक है, दूसरा है फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, फ्रीक्वेंसी रेगुलेट किस तरीके से हो रही है। तीसरा वोल्टेज रेगुलेशन। चौथा लोड डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन, लोड डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन का। ठीक है, पांचवा लैक ऑफ स्पिनिंग रिजर्व। ठीक है, छठवा मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। और सातवां होता है इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, ट्रांसमिशन की जो फैसिलिटीज़ होती है वो सही तरीके से मिल पा रही है कि नहीं। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी अपन एक एक करके देखने वाले हैं। तो ऑलराइट, मैं चलता हूँ एंड ये पूरा इतना रब करके पहला वाला छोड़ के मैं पूरा रब करता हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आते हैं लैक ऑफ ऑपरेशनल डिसिप्लिन अमंग कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बीच में डिसिप्लिन का लैक हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताई है ना, पहले समझ में भी आ रहा है नाम से। ठीक है, देखो किसी भी एक एरिया में, है ना, सबसे पहले मान लो कि ये एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया है या फिर रीजन है, इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, जो भी कंस्टिट्यूएंट है, इसका क्या होता है ना, इनसे एक एक्सपेक्टेशन होती है, नेचुरल एक्सपेक्टेशन होती है क्या, कि उनकी जो जनरेशन हो रहा है, ये लोग खुद जितना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी ये लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी डिमांड इनको मिल रही है, ठीक है, जितना ये लोग जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जितनी डिमांड मिल रही है, ठीक है, तो जितना जनरेट हो रहा है और डिमांड जितनी है, डिमांड कौन करेगा? जो कंज्यूमर करेगा। ठीक है, जनरेट ये लोग करेंगे, कंस्टिट्यूएंट करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। अब देखो ये ज़्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, मान लो जनरेट बहुत सारा हो रहा है। ठीक है, मान लो कि एक जगह आती है कहीं पर है, ठीक है, आपने मान लो 50 किलो शक्कर खरीद ली। ठीक है, आप दुकानदार हो, आपने 50 किलो शक्कर खरीद ली, पर जो खरीदार है ना, खरीदने वाले, डिमांड है बस 10 किलो की, तो भैया 40 किलो बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? 40 किलो बर्बाद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा स्टोर करके भी रखना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सेम चीज़ एनर्जी के साथ में भी है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ में भी है। जितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, मान लो आपने ज़्यादा जनरेट करके रख ले, तो आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आपके रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, है ना। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मान लो अब 10 केजी है, तो भैया आप 10 केजी खरीदो ना। 10 केजी आपने खरीदा, आप दुकानदार हो, आपने 10 केजी खरीदा, 10 केजी की डिमांड है, खरीदा, बेच दिया। ठीक है, अगली बार फिर से 10 केजी की डिमांड है, फिर से 10 केजी खरीदा, फिर से बेच दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। ठीक है, तो यही होता है क्या, पहला वाला पॉइंट। ठीक है, तो एक बैलेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अब देखो होता क्या है ना, असल में कि ज़्यादातर क्या होता है, जो शॉर्टेज हो जाती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, है ना, इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है उसकी जब शॉर्टेज ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेंट्रल स्टेशन जो होता है वहाँ से ज़्यादा शेयर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ज़्यादा शेयर जब ड्रॉ हो जाता है, अब देखो ज़्यादा शेयर जैसे ही ड्रॉ हो गया, समझे कि नहीं। देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जब यहाँ पर शॉर्टेज हो जाती है, कई बार ज़्यादातर होती है जो कि जनरली, ठीक है, जैसे ही शॉर्टेज होती है तो क्या होता है, इन लोगों को ज़्यादा जो स्टेशन होता है, सेंट्रल स्टेशन होता है, वहाँ से ज़्यादा एनर्जी को ड्रॉ करना पड़ता है। जैसे ही लोग ज़्यादा एनर्जी को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस हो जाता है ग्रिड में।
जो ग्रिड होती है ना जहाँ से ये पूरी एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। अब जैसे ये ग्रिड के पैरामीटर्स में डिस्टर्बेंस होता है तो क्या होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी जो होती है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। पूरी सिस्टम जिसकी स्टेबिलिटी है सब मुझ प्रॉब्लम में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपको जो मैंने समझाया है इसी को मैं थ्योरी यहाँ पर लिख रहा हूँ, एंड सो आप उसको वीडियो पॉज करके या फिर बैक करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ऑलराइट, मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा थ्योरी लिख के देता हूँ आपको। ऑलराइट, तो ये आप एक बार रीड कर सकते हो, एंड बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, मैंने खुद की लैंग्वेज में लिखा हुआ है पूरा, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। तो आप हो सकता है थोड़ा सा ग्रामर की मिस्टेक हो सकती है, बट आसान लैंग्वेज में मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो, द नेचुरल एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच स्टेशन इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इट्स ओन जनरेशन एंड डिमांड, but due to overall shortage in installed capacity, the constituents can overdraw share from the central station. This generally leads to a disturbance in grid parameters and thus leads to stability problems as well. ठीक है, यानी कि बहुत आसानी तरीके से जो आपको समझाया है वही वह लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलेंगे कहाँ, अगले वाले पॉइंट पे। तो मैं इतना पूरा रब करूँगा, अगले वाले पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब देखो सेकंड वाला पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन का जनरली ना पॉइंट क्या है, मुद्दा क्या है ना, मुद्दा ये है कि इसमें ऑटोमेटिक अपन को फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ती है ना। फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। देखो पहले समझो, मैं समझा रहा हूँ, पहले समझो, थ्योरी आपको मिलती रहेगी, आप खुद से भी लिख सकते हो। एक बार जो मैं समझा रहा हूँ वो आप समझ गए तो आप थ्योरी खुद से लिख लोगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको मेंटेन करने का, फ्रीक्वेंसी बैंड को मेंटेन करने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो क्या होता है वो अभी समझेंगे अपन। पर फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन, ठीक है, अब देखो फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन करनी है अपन को, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बीच में फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अपने अप्लायंस वही यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हर चीज़ में एक रेगुलेशन होता है, ठीक है। बीच का एक जगह से ऊपर नीचे हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो फ्रीक्वेंसी जो अपन को मेंटेन करनी होती है ना, उसके किसके रेंज कितनी होती है, उसकी रेंज होती है 49.8 हर्ट्ज टू 50.2 हर्ट्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी जो है होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हर बार तो ऐसा हो नहीं सकता ना, तो कई सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जब ज़्यादा शॉर्टेज आ जाती है, जब पीक लोड कंडीशंस फ्रीक्वेंसी की जब शॉर्टेज होती है ना, जब शॉर्टेज होती है तब कितना फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी पहुंच जाती है, मिनिमम पहुंच जाती है 48.5 हर्ट्ज, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, एक्यूट शॉर्टेज, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है तब इतनी पहुंच जाती है। अच्छा, जब शॉर्टेज में इतनी है तो मैक्सिमम कितनी होगी, तो भैया कुछ मैक्सिमम भी होगी, ठीक है। तो ऑफ पीक कंडीशंस जब होती है तब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी पहुंच जाती है, 50 से ज़्यादा होगी। 50 से ज़्यादा कितनी होती है, 51 हर्ट्ज़ की, ठीक है। 51 हर्ट्ज़ की मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम 48.5 और मैक्सिमम 51 हर्ट्ज़ की होती है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो 49.8, 48.5, ठीक है। इससे कम और इससे ज़्यादा मैक्सिमम 51, ठीक है। 50.2 51 हर्ट्ज़ तक मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है ना, अपन को प्रॉपर लोड मैनेजमेंट करना होता है, ठीक है। तो प्रॉपर लोड मैनेजमेंट अंडर फ्रीक्वेंसी रिले फॉर ऑटोमेटिक लोड शेडिंग एंड एक्सेलरेटेड शेडिंग अप फॉर न्यू जनरेशन यूनिट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। होता क्या है असल में, देखो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी ऊपर और नीचे हो सकती है, ठीक है। तो अपन को इस तरीके से मेंटेन करना होता है क्या, कि फ्रीक्वेंसी इनके बीच में रहे, है ना। और अगर फ्रीक्वेंसी इनके बीच में नहीं रह पा रही है तो क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपन को लोड को वेरी करना पड़ेगा ताकि फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया लोड को भी तो अपन को मैनेज करना पड़ता है ना। अपन या तो मैनेज लोड को कर सकते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं, तो अपन वहाँ से लोड के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंड फिर आपको वो थ्योरी समझा दूंगा, फिर अपन चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे, है ना। दिक्कत की वाली बात है ही नहीं। तो अब देखो एक बार इसको पूरा का पूरा रीड करो, ठीक है। रीड करो, पॉज करो, समझो, समझ नहीं आ रहा फिर से तो फिर से बैक करके फिर से एक बार सुन लो,
कोई भी नहीं, यूट्यूब है, फ्री है। तो देखो, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन 49.8 हर्ट्ज टू 50.2 हर्ट्ज। हाउएवर, ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ड्यूरिंग पीक लोड कंडीशंस, frequency goes to be as low as 48.5 hertz. During off-peak conditions, frequency goes up to about 51 hertz. ठीक है। Proper load management, use of under frequency relay for about automatic load shedding and accelerated setting up of new generation units is needed। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, समझना है। एक बार समझ में आ गया, फिर आप ये थ्योरी को 2 बार रीड करके एग्जाम में जाओगे, खुद से लिख लोगे। ठीक है, पर एक बार आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर समझ में नहीं आया तो वापस जाके फिर से सुन सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, अब अपन चलते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा रब करूँगा एंड अगला वाला पॉइंट यहाँ पर लिखूँगा। चलते हैं अब अगले वाले पॉइंट पर। ठीक है, देखो अगला वाला पॉइंट क्या था अपना, वोल्टेज कंट्रोल का। ठीक है, अब देखो प्रॉपर वोल्टेज प्रोफाइल जो होती है उसको मेंटेन करना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बात मानते हो कि नहीं? देखो, वोल्टेज प्रोफाइल जो होती है, वोल्टेज कंट्रोल जो होता है, उसको प्रॉपरली मेंटेन करना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पर देखो कई बार क्या होता है, इम्बैलेंस आता रहता है ना। जो अनबैलेंस आता है उसके लिए कम वोल्टेज और हाई वोल्टेज कंडीशंस जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज कॉमन हो जाता है दोनों के बीच में। ठीक है, इतना आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने का है भी नहीं। सो मैं इसको एक बार थ्योरी लिख देता हूँ एंड अपन चल देंगे फिर अगले वाले पॉइंट पे। तो एक बार आप लोग रीड कर लो, इसमें कुछ भी नहीं है। द प्रॉपर वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सिस्टम, हाउएवर ड्यू टू रिएक्टिव पावर अनबैलेंस, वेरी लो एंड वेरी हाई वोल्टेज कंडीशंस आर कॉमन। ठीक है, तो इतना आसान है एंड अपन चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे, है ना। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप समझ लेना वापस से फिर से। ठीक है, कोई डाउट रहता तो नीचे कमेंट कर देना, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। ठीक है, पर अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबाना याद से एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हमने बाकियों से अगर अच्छा पढ़ाया हो ना तो प्लीज़ लाइक भी कर देना यार, क्या जाता है। ठीक है, लाइक करके भी आप बाकियों के साथ शेयर कर सकते हो, यूट्यूब ऑटोमेटिकली शेयर कर देता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो। ठीक है, तो अपन चलेंगे अब अगले वाले पॉइंट पे। ठीक है, देखो लोड डिस्पैच और कम्युनिकेशन जो है, इसमें देखो यार मैं आपको बात बताऊँ ना, जो अभी का लोड डिस्पैच और कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटी है ना वो उतनी अच्छी है नहीं, पता है, उतनी अच्छी है नहीं जितनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो अभी की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सिस्टम है, ठीक है, जिसको PLCC कहते हैं। क्या कहते हैं? PLCC, द प्रेजेंट पावर लाइन कैरीज कम्युनिकेशन। ठीक है, इसको क्या होता है ना, असल में एक्सपेंड नहीं कर सकते अपन लोग। क्यों नहीं कर सकते? इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिनको बारे में अभी मैं थ्योरी लिखूँगा, उसमें आप रीड कर सकते हो। एंड एग्जाम में अपन को नहीं आता तो क्या लिखना होता है? ETC। ठीक है, तो 1 से 2 लिखनी है अपन को, क्या कमियाँ, उसके बाद लिख देंगे ETC। और ये I बदल के हो गया है J, तो मैं इसको I कर देता हूँ वापस से। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर थ्योरी लिख कर देता हूँ अभी एंड आप उसको समझ जाओगे क्योंकि इसमें बहुत सारा एक लाइन का है ही। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कमियाँ होती है, अपन को 2 कमियाँ याद रखनी है, उसके बाद क्या लिखना है? ETC। हर बार अपन यही तो करते आ रहे हो बचपन से अभी तक, नहीं? और क्या किया बचपन से अभी तक? कुछ और किया गया? मैं तो कह ही रहा हूँ। तो देखो भैया, आप एक बार रीड कर सकते हो, द प्रेजेंट लोड डिस्पैच एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ आर इनएडिक्वेट। ठीक है, द प्रेजेंट पावर लाइन कैरीज कम्युनिकेशन, PLCC है ना, PLCC पावर लाइन कैरीज कम्युनिकेशन सिस्टम जो है कैन नॉट बी एक्सपेंडेड ड्यू टू कंजेशन इन अवेलेबिलिटी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिफिकल्टी इन कैस्केड टेंडम ऑपरेशन, और उसके बाद मैंने लिख दिया ETC। ठीक है, 2 प्रॉब्लम बताई मैंने, कंजेशन इन अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, डिफिकल्टी इन कैस्केड टेंडम ऑपरेशन, ETC। ठीक है, जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत सारा कंजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे से बैंड में अपन करने का होता है, कंजेशन हो जाता है, उसके कारण अपन ये नहीं कर सकते एक्सपेंड। ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्टी इन कैस्केड टेंडम ऑपरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बस इतनी प्रॉब्लम होती है एंड अपन चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे क्योंकि काम करना है अपन को। अब देखो 5th पॉइंट है लैक ऑफ स्पिनिंग रिजर्व। अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्पिनिंग रिजर्व जो होता है कम हो जाता है। स्पिनिंग रिजर्व यानी कि एक अपन अभी बात करेंगे उसके बारे में, है ना, एक रिजर्व्ड स्पिन होता है, इससे अपन इसको मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है जो कि। ठीक है, अब देखो जब होता है पीक लोड का जब टाइम आता है ना, जब पीक लोड का टाइम आता है, जब वहाँ पर क्या होता है, पीक लोड पे जहाँ पर लोड सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जब पीक लोड होता है बिल्कुल, तब क्या होता है ना, वहाँ पे जो डिमांड होती है,
जो डिमांड होती है वो जनरेशन से बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब डिमांड जनरेशन से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, स्पिनिंग रिजर्व जो होता है उसकी कमी हो जाती है, ठीक है, लैक ऑफ स्पिनिंग रिजर्व, ठीक है। स्पिनिंग रिजर्व की वहाँ पर कमी हो जाती है, इसीलिए क्या होता है, बेटर मैनेजमेंट और इंस्टॉलेशन जो होती है उसकी जनरेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल जनरेशन फैसिलिटीज़ नीडेड, कि एडिशनल जनरेशन होगा तो क्या होगा, जो पीक लोड के टाइम पे क्या होगा, कमी नहीं होगी, स्पिनिंग रिजर्व की कमी नहीं होगी। इसलिए जो स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, एडिशनल जनरेशन की एक टाइप होता है। तो क्या होता है, ये एडिशनल जनरेशन करता क्या है, लोड जब पीक लोड होता है, जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम पर ये फैसिलिटी जनरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस इतना सही है, इसकी मैं थ्योरी अभी लिख देता हूँ तो अपन जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसके 2 पॉइंट और बचे, अपन उसको जल्दी जल्दी एंड कर देंगे, कंक्लूड करेंगे फिर वीडियो को। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको सेम टू सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी हुई है ना। एट द टाइम ऑफ पीक लोड, जब पीक लोड होता है तब डिमांड जो होती है जनरेशन से ज़्यादा हो जाती है ना। एंड देयर इज़ नो स्पिनिंग रिजर्व इन द सिस्टम। स्पिनिंग रिजर्व किसको कहते हैं अपन, एडिशनल जनरेशन फैसिलिटी को कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होता है, जब कोई भी स्पिनिंग रिजर्व नहीं होता, रिजर्व मतलब कि भाई एक बैक, अपने पास एक बैक प्लान होता है ना, बैक प्लान होता है। तो देखो क्या होता है उसके लिए, बेटर लोड मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल जनरेशन फैसिलिटीज़ नीडेड। अच्छे से लोड मैनेजमेंट होगा तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो फिर देखो जब पीक लोड हुआ तब देखो 2 प्रॉब्लम्स आई, या तो लोड मैनेजमेंट ढंग से नहीं हुआ जिसके कारण क्या हुआ, सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, या फिर एडिशनल जनरेशन की फैसिलिटी नहीं हुई जिसके कारण सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो या तो ये दोनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसीलिए बेटर लोड मैनेजमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल जनरेशन फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब ये जनरेशन से काम नहीं चल रहा तो अपन को एडिशनल जनरेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। या तो आप लोग लोड को मैनेज कर लो, अगर लोड को मैनेज नहीं कर पा रहे तो एडिशनल जनरेशन फैसिलिटी दे दो, दोनों में से कोई एक काम करो, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, पीक लोड के टाइम पर डिमांड ज़्यादा हो गई जनरेशन से, डिमांड ज़्यादा हो गई जनरेशन से। भाई मान लो अपन ने जो शक्कर का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उसमें मान लो उल्टा हो गया। मान लो आपने खरीद के रखी 10 किलो, यहाँ पर विक्रेता यानी कि मांगने वाले आ गए कितने, 40 किलो। मांगने वाले से मेरा मतलब है खरीदने वाले, ठीक है। आपने खरीद के रखी, आप दुकानदार हो, आपने खरीद के रखी 10 किलो शक्कर, मांगने वाले आ गए, खरीदने वाले आ गए कितने, 40 किलो, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, इम्बैलेंस हो गया ना, तो सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, आप काम नहीं कर पाओगे ना काम। उसी लिए क्या होता है, स्पिनिंग रिजर्व होना चाहिए। या तो लोड मैनेजमेंट हो ढंग से, है ना, या तो मैनेज करो, आप 40 किलो की डिमांड है, 40 किलो लेकर आए, ठीक है, या तो वो कर लो, या फिर एडिशनल कहीं पर स्टोर करके रखो एक जगह पे, ठीक है। एडिशनल जनरेशन फैसिलिटी यानी कि एडिशनल, मान लो आपने आपके पास है 10 किलो, ठीक है, मांगने वाले एकदम से कितने आ गए, 40 किलो, ठीक है, पर आपने एडिशनली 30 किलो संभाल के रखा था अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना एडिशनल जनरेशन फैसिलिटी, ठीक है, ये है अपनी जनरेशन। लेकिन लोड इतना आ गया, अब जब लोड इतना आ गया तो अपन को क्या, एडिशनल जनरेशन यहाँ से अपन ने लिया और अपन ने टोटल 40 किलो दे दिया, ठीक है। इस तरीके से या तो मैनेजमेंट हो ढंग से, ठीक है। तो बस इतना सा ही होता है, ईजी तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। आप इतना पूरा रीड करो, समझ में नहीं आया तो फिर से बैक करके फिर से चले जाओ यहाँ पे डबल टैप करके, ठीक है। ऑलराइट, अब अपन चलेंगे अगले वाले पॉइंट पे। छोटे छोटे से 2 पॉइंट और हैं, फिर अपन वीडियो को कंक्लूड कर देंगे। तो देखो अगला वाला पॉइंट क्या है, मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना, यानी कि मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मीटर और इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपको ज़रूरत पड़ता है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन वाली एक अलग से सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ पर आपने देखा होगा। एडिक्वेट मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज नीडेड एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर अलग अलग मीटर की, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी होता है अलग अलग सीक्वेंशियल रिकॉर्डर्स को इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है, डिस्टरबेंस रिकॉर्डर्स को इंस्टॉल करना चाहिए, टाइम ऑफ डे मीटर्स को इंस्टॉल करना चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक सिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बताया, अलग अलग लेवल पे, इस लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, हर लेवल पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर मीटर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ज़रूरी क्या होता है, सीक्वेंशियल रिकॉर्डर्स को आप इंस्टॉल करो,
ठीक है। डिस्टरबेंस रिकॉर्डर्स को इंस्टॉल करो और डे टाइम मीटर्स को इंस्टॉल करो। तो ये सब आपको मीटरिंग यानी कि नज़र रखने में हेल्प करेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन आपको अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नीड में अलग अलग तरीके से हेल्प करेंगे, इसीलिए आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैंने लिख दिया है। एडिक्वेट मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इज नीडेड एट डिफरेंट लेवल। इट इज़ नेसेसरी टू इंस्टॉल सिक्वेंशियल रिकॉर्डर, डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर, टाइम ऑफ डे मीटर्स एक्सेट्रा। आखिरी में ईटी से लिखना मत भूलना, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आखिरी में ईटी से लिखना मत भूलना, बचपन से अभी तक यही तो करते आ रहे हो, है ना। तो आखिरी वाले पॉइंट पर अपन चलेंगे, और आखिरी वाले पॉइंट पर चलेंगे तो मैं सबसे पहले एक बार रब कर देता हूँ। तो आखिरी वाले पॉइंट पर चलने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोल दूँ क्या कि आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर दो यार, प्लीज़ कर दो, ठीक है। ऐसा होता है ना, 4 उंगलियाँ होती हैं, ठीक है, ठीक है, कर दो यार लाइक, है ना। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आप लोगों के लिए, और बाकियों से अच्छा पढ़ा है तो प्लीज़ लाइक कर ही दो। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे तो लाइक कर दो, ठीक है। शेयर कर पा रहे हो 2-3 दोस्तों के साथ ज़रूर बताओ, अपने कलीग्स के साथ बताओ, अपने क्लास ग्रुप में डाल दो, ठीक है, अपने बैच का ग्रुप जो होता है उसमें डाल दो, ठीक है। दोस्तों को बताओ ज़रूर इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है और आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, अपन चलेंगे अब अगले वाले पॉइंट पे। देखो, इनएडिक्वेट ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, फिर आपको इसकी थ्योरी दे दूंगा मैं। देखो, जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं ना, उनको उस प्रॉपर लेवल पर स्ट्रेंथन नहीं किया गया है, प्रॉपर लेवल पर अच्छे से नहीं बनाया गया है, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर लेवल पर अच्छे से नहीं बनाया गया है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, जो अपने सुपर थर्मल स्टेशंस होते हैं, है ना, वहाँ पर इवैक्यूएशन चालू हो गया है उसके कारण, ठीक है। जो ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ हैं, प्रॉपर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसको ढंग से नहीं बनाने के कारण जो अपने सुपर थर्मल स्टेशंस हैं वहाँ पर क्या हो गया, इवैक्यूएशन चालू हो गया है ना, खाली होना चालू हो गए हैं वो, ठीक है। इसके लिए करना क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ समाधान भी तो होगा ना, समस्या है तो समाधान भी तो होगा। क्या समझ में नहीं, प्रॉब्लम है अंदर सल्यूशन है, याद आया कुछ, ए जीरे। तो प्रॉब्लम है तो उसका कुछ सोल्यूशन होगा, ठीक है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि इसमें यार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे इतना इन्वेस्टमेंट सरकार कर क्यों नहीं रही, भाई इतना आसान थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज़ को बीच में लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए कई सारे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके लिए। पीएसयू को भी प्राइवेटाइज किया जाता है एंड पीएसयू लॉस के कारण भी किया जाता है, तो उसको यहाँ पर नहीं इंक्लूड कर सकते। बट बात यह है कि इसका इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ना। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा अपन इसको ट्रांसमिशन जो फैसिलिटीज़ है उनको अच्छा नहीं कर सकते, उनको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो क्या होता है ना, तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से फैसिलिटीज़ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन हो पाए। ऑपरेशन जो हो वो सेटिस्फैक्शन हो, है ना। सेटिस्फैक्शन तो होना चाहिए ना किसी भी काम में, भाई सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो मतलब क्या, ठीक है। तो मैं इसकी पूरी थ्योरी दे देता हूँ, अपन फिर वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको पूरा रीड आउट कर सकते हो। मैंने वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाया था ना। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम हैज़ नॉट बीन गिवन अप टू प्रॉपर लेवल, दिस हैज़ रिजल्टेड इन प्रॉब्लम्स ऑफ पावर इवैक्यूएशन फ्रॉम लार्ज पिthead सुपर थर्मल स्टेशंस, ठीक है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन सिस्टम इज नीडेड, देयर शुड बी एडिक्वेट redundancy इन द ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन ऑफ ग्रिड, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन के लिए ढंग तरीके से, ठीक तरीके से इसको फिर से बनाने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है उसके लिए, ठीक है। तो तभी क्या होगा, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, पावर इवैक्यूएशन जो हो रही है बड़े बड़े सुपर थर्मल स्टेशन से, है ना, वो अपन को हटानी बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हटेगी तब तक सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो पाएगा, और ये प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मॉडर्न इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम ठीक हो पाएगा तभी, ठीक है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, यही मेन प्रॉब्लम्स है जिनको आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, आज का इतना ही, मैं यहाँ पे इसको रब आउट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब करिए। शुरू अकेडमी को बेल आइकन दबाना मत भूलिए। देखो कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई मैंने, ठीक है। टैलेंट तो मेरे अंदर कूट के भरा है, ठीक है। पढ़ाने का भी बहुत अच्छा टैलेंट है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप शेयर करो बहुत अपने क्लासमेट्स के साथ, बहुत अच्छी बात है। अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे, आपका कोई दोस्त नहीं है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लाइक करते हो तो भी यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, शेयर कर देता है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, मेरी पूरी मेहनत होपफुली आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, ठीक है। बाकियों से शायद मैंने होपफुली अच्छा पढ़ाया, मेरा तरीका अच्छा है।
ऐसा कि लोग बोलते हैं जिनको मैंने पढ़ा है अभी तक। तो होपफुली आप लोगों को फ़ायदा होगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।